Hello everyone, this is today's Wits and I'm your Poonam ma'am. Okay, so हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो हम सीरीज इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं उसका ये फर्स्ट वीडियो है। उसमें मैं आपको ये पूरा सिलेबस जो आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का है, बेसिकली जब आपके 3 पेपर्स होते हैं, अगर हम ओल्ड सिलेबस की बात करें तो एक थर्ड पेपर होता है जो कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का होता है, जिसमें सारी यूनिवर्सिटी को हमने 2 तरीके से डिवाइड किया हुआ है, एलयू एंड नॉन एलयू, जिसमें एमजीकेबीपी यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, एमजीपीआरयू, बीबीएसपीयू, बीयू यानी कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, डीडीयू दीनदयाल यूनिवर्सिटी, एंड सीएसजेएमयू जिसको हम कानपुर यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं, और अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी नॉन एलयू हैं। ठीक है, दूसरा एलयू, इन दोनों में ही आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आपके सिलेबस में है। एनईपी का जो सिलेबस है उसके 5th सेमेस्टर में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आता है। मैं इस सिलेबस को जस्ट टू सिंप्लीफाई कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से मैंने इसको जस्ट सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है ताकि आपको ये सही से समझ में आए कि आगे आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। बट उसके पहले मैं आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन दे दूँ। सबसे पहले अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर प्लस अलग अलग जो आपके पेपर्स हैं सेमेस्टर वाइज भी एलयू की क्लासेस भी चलती हैं, ठीक है, नॉन एलयू की क्लासेस भी चलती हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके वो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अब जो आपका सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, उसको यूनिट वाइज बांटा गया है जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कहाँ से कहाँ तक क्या था, कहाँ से कहाँ तक क्या था, उस तरीके से। तो इन्होंने जो यूनिट्स में बांट रखा है, बट कुछ चीजें मिसिंग हैं जो कि नहीं बताई गई थी, मैंने उनको ऐड ऑन करके इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रेनेसेंस टू 17th सेंचुरी। ओके, अब ये रेनेसा से ये स्टार्ट होता है और ये 17th सेंचुरी यानी कि 1660 तक ये जाता है। तो इसमें ये अपने आप में एक पूरी यूनिट है, ठीक है। अगर आपको इसको समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उस वक्त डायनेस्टी कौन सी चल रही थी, दूसरा उस वक्त लिटरेरी पीरियड कौन सा चल रहा था, तीसरा उस एज में कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, और उन राइटर्स ने क्या लिखा या फिर वो व्हाट काइंड ऑफ लिटरेचर वर देयर। ओके, तो किस किस तरीके के लिटरेचर्स थे। फॉर एग्जाम्पल कोई मूवमेंट हो सकता है या कोई स्कूल ऑफ पोएट्री हो सकता है, इस तरीके से क्लब्स ग्रुप्स में भी राइटर्स लिखते थे, तो उस तरीके से तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और मूवमेंट्स। तो इसी तरीके से ये पूरा सिलेबस मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है। लेट्स स्टार्ट विद ट्यूडर्स। अब हम इन्हीं से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि रेनेसेंस जो है, बिकॉज ऑफ दीज पीपल्स रेनेसा जस्ट बूम्ड। ओके, यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए ट्यूडर्स 1485 में स्टार्ट हुआ था विद हेनरी, आपको नाम भी पता होने चाहिए, विद हेनरी 7। ओके, हेनरी 7, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद एक क्वीन एलिजाबेथ तक जाता है, किंग हेनरी 7, देन उसका बेटा किंग हेनरी 8, उसका बेटा एडवर्ड 6, उसकी कजन आती है फिर 9 डेज के लिए ओनली, जेन ग्रे, फिर क्वीन मैरी आती है, उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ आती है। तो इस एज को हम एलिजाबेथन एज के नाम से मोस्टली जानते हैं, फ्रॉम 1558 टू 1603, because of her influence and because she was the monarch of that point of time, that is why इस एज का नाम या इस पीरियड का नाम एलिजाबेथन एज पड़ा हुआ है। ओके, अब हम बात करें इस एज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर्स थे जो आपके सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो ट्यूडर्स के टाइम पे रेनेसेंस था, रिफॉर्मेशन था, एट द सेम टाइम एलिजाबेथन एज भी उसके आगे आती है या फिर उसी में ओवरलैप करती है। ओके, तो एज ऑफ विलियम शेक्सपियर, और इसके अलावा इसका एक दूसरा नाम भी है गोल्डन एज। ओके, गोल्डन एज भी इसको बोलते हैं। This is another name for this age because of the flourishing of literature in every field. Okay, so university wits were there, these people were dramatists. Okay, dramatist,
आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्टिकुलर राइटर है या कोई पर्टिकुलर ग्रुप है, तो वो पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए फेमस था। वो नॉवेल के लिए था, ड्रामा के लिए था या फिर पोएट्री के लिए था, ठीक है? तो दीज़ पीपल वर ड्रामेटिस्ट। फ्रांसिस बेकन वो प्रोज़ में आते हैं। प्रोज एलिजाबेथन एज में जब आप अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि राइट अ नोट ऑन अ प्रोज ऑफ एलिजाबेथन एज, तो आपको फ्रांसिस बेकन के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप उस आंसर को लिख पाएंगे अच्छे से। ओके, देन कम्स एडमंड स्पेंसर, ही वाज अ पोएट, ओके, ही वाज इन पोएट्री, एंड सेम गोज विद सर फिलिप सिडनी, ही वाज आल्सो अ पोएट, एंड बेन जॉनसन, ही वाज अ ड्रामेटिस्ट, ओके, ड्रामेटिस्ट एंड नोन फॉर कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, एट द सेम टाइम अगर आप इन पॉइंट्स को लिखते जाएंगे, तो आपका एटलीस्ट 10% इसको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ से कवर हो सकते हैं। ओके, अब अगर मैं इस एज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ, तो नेटिव ड्रामा। अब ये जो नेटिव वर्ड है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड इज कम्स फॉर इंग्लिश ड्रामा। ओके, जो इंग्लिश ड्रामा है उसी के लिए नेटिव वर्ड आया हुआ है, बिकॉज इसके पहले अगर ड्रामा कहीं भी अपनी पीक पे था तो वो था ग्रीक्स के टाइम पे, देन रोमन्स के टाइम पे। अगर उसके बाद अगर ड्रामा ने अपनी जो पीक देखी है, फिर इसकी जो स्टार्टिंग इंग्लिश में जो हुई थी, ठीक है, पर्टिकुलरली आपको याद रखना है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज का ड्रामा स्टार्ट हुआ था, दैट इज नेटिव इंग्लिश ड्रामा, और इसमें लिखा है डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा एंड थिएटर। जब ड्रामा जो है वो लोगों को पसंद आने लगा बिकॉज ऑफ द मिस्टी मिरिकल मोरालिटी प्ले, जिनको हम M3 प्लेज भी बोलते हैं, उसके बाद इंटरल्यूड, एंड इंटरल्यूड के बाद यूनिवर्सिटी विट्स। तो ये सब जो प्रोसेस था, एक इस पूरे प्रोसेस में ड्रामा और थिएटर का जो डेवलपमेंट हुआ वो आपको पढ़ना है। ओके, और एलिजाबेथन सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में आपके उस एज में जितने भी लोगों ने सॉन्ग्स एंड सोनेट्स लिखे हैं, तो वो सारे लोग आते हैं, और इन दोनों ही टॉपिक पे इवन ऑल काइंड्स ऑफ टॉपिक्स आर देयर इन दिस वीडियो। ओके, तो जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे आपको एक पर्टिकुलर एक डिटेल्ड वीडियो मिलेगा सभी के लिए। ओके, चाहे वो रेनेसा हो गया, चाहे रेफॉर्मेशन हो गया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो डायनेस्टी है ये क्वीन एलिजाबेथ के साथ एंड कर जाती है, बिकॉज शी वॉज अ वर्जिन क्वीन। ओके, शी वॉज अ वर्जिन क्वीन एंड she had no heir, she had no heir। okay, तो उसी वजह से यहाँ पे उसके पास कोई एयर नहीं होता, तो जो उसकी बुआ की साइड से बुलाया जाता है, जो कि होता है जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड। ओके, स्कॉटलैंड, बट इंग्लैंड में वो आता है और यहाँ आके वो बनता है जेम्स 1 ऑफ इंग्लैंड। वाई? बिकॉज इंग्लैंड में उसके पहले कोई जेम्स नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से ये नाम दिया गया है जेम्स 1। ओके, अब आपको एक चीज थोड़ा सा बताती हूँ, ये नाम के साथ ये नंबर्स इसलिए होते हैं क्योंकि हर एक डायनेस्टी का एक बड़ा नाम होता है, तो उस इनहेरिटेंस में वो नाम भी चलते रहता है, बिकॉज एक नाम के साथ एक स्टेटस जुड़ा होता है, तो उसको ये लोग चलाते रहते हैं। जैसे हेनरी 1 2 3 4 6 7 8, बहुत सारे हेनरीज हुए हैं, बहुत सारे जेम्स हुए हैं, बहुत सारे एडवर्ड्स हुए हैं। यहाँ पे जेम्स 1 होता है इंग्लैंड का। ओके, और इसकी एज को जैकोबिन एज के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये स्कॉटलैंड से आया था, तो इसकी डायनेस्टी होती है द स्टुअर्ट डायनेस्टी। ये नई डायनेस्टी शुरू होती है यहाँ पे, दैट इज स्टुअर्ट डायनेस्टी। ओके, नाउ वी गो। अब आपको एक चीज समझनी है कि इस एज का नाम जैकोबिन एज कैसे पड़ गया। ठीक है, 1603 से लेके 1625 तक वो रहता है। तो जेम्स को लैटिन में लिखते हैं जैकोबस, और जैकोबस से जैकोबिन बना हुआ है। ओके, इस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट राइटर थे जॉन डन, बिकॉज ही वॉज अ पोएट हु स्टार्टेड मेटाफिजिकल मूवमेंट, एक तरीके से पोएट्री में। दूसरे अगर टॉपिक्स की बात करूं तो मेटाफिजिकल पोएट्री, कैवेलियर पोएट्री। कैवेलियर पोएट्री में जितने भी राइटर्स थे, दे वर supporters of Charles I. Okay, Charles I was a king
हु कम्स इन कैरोलाइन एज। कैरोलाइन एज 25 से लेके 1660 तक होती है या प्यूरिटन, बट देयर इज अ गैप। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टुअर्ट डायनेस्टी में 1603 से लेके 1649 और 49 से लेके 1660 के बीच में एक गैप है, ठीक है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 ईयर का गैप है, ठीक है, एंड दैट पीरियड इज इंटररेग्नम पीरियड। और यहाँ पे दो लोगों ने रूल किया था, फर्स्ट ओलिवर क्रॉमवेल और सेकंड उनका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल। तो इस पीरियड को कॉमनवेल्थ पीरियड कहते हैं। और अगर मैं राइटर्स की बात करूं तो इस टाइम पे मिल्टन का इन्फ्लुएंस था, एंड इस टाइम पे दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी अगर बताऊं मैं तो। 1642 में जो ड्रामा है उस पे बैन लग गया था। इवन ऑल काइंड्स ऑफ एंटरटेनमेंट वर बैंड, ओके, थिएटर पे बैन लग गया था। तो पीपल जस्ट स्टार्टेड राइटिंग पोएट्री, ओके, पोएट्री की तरफ थोड़ा सा वो बढ़ गया था। ऑल्दो बाद में 1660 में जो थिएटर है उसकी रीओपनिंग होती है। कब होती है? जब चार्ल्स सेकंड आता है, यहाँ पे थिएटर की रीओपनिंग होती है। और दिस इज रेस्टोरेशन एज। कब से कब तक है ये? 1660 से लेके 1700 तक। आपको डेट्स एग्जैक्टली याद होनी चाहिए कि कौन सी एज कहाँ पे शुरू होती है और कहाँ पे खत्म होती है, ओके। आगे इस एज का अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव राइटर की बात करूं तो वो है ड्राइडन, जॉन ड्राइडन, एंड ही इज ऑल्सो फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ही इज फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। आपको अगर किसी राइटर के साथ कोई इंपॉर्टेंट टाइटल जुड़ा है तो वो आपको याद होना चाहिए, बिकॉज अगर आप जब एग्जाम में क्वेश्चन में अपने आंसर में इसको इंक्लूड करेंगे, it will make an impact that you have a knowledge of that particular age of and that particular writer also, okay। अगर इस एज के पर्टिकुलर टॉपिक्स की बात करें कि क्या ज्यादा चल रहा था इस एज में, दैट वाज कॉमेडी ऑफ मैनर एंड कॉफी हाउस कल्चर जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं क्लब्स की, क्लब्स मतलब जिनमें राइटर्स ग्रुप्स बनाकर लिखते थे या फिर डिबेट्स करते थे, नॉलेज शेयर करते थे, दैट क्लब्स की जो एज है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इसके अलावा कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लिटरेचर यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि प्रोज का होता है, जैसे डायरीज हो गई, जैसे पीरियडिकल्स हो गए, और आपका शॉर्ट स्टोरी का थोड़ा सा आ जाता है। इसके अलावा रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे राइटर्स लिखते हैं, जैसे रिचर्ड स्टीले, जोसेफ एडिशन, जो कि एसेज लिखते हैं सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए, ओके। सो देयर वाज जो एक तरीके से पोएट्री और ड्रामा से हटके थोड़ा सा लिटरेचर जो प्रोज की तरफ है वो इसमें रुझान एक तरीके से लिखने वालों का बढ़ रहा था। इसके अलावा न्यूज़पेपर भी एक तरीके से स्टार्ट हो रहा था इस एज में, वो हम वीडियोस में आगे समझेंगे कि कैसे कैसे चीजें चल रही थी, ओके। आगे बढ़ते हैं 18th सेंचुरी टू द रोमांटिक एज। ये आपकी सेकेंड यूनिट है। इसमें एक तरीके से आपको न्यू क्लासिकल काइंड ऑफ लिटरेचर देखने को मिलता है, न्यू क्लासिकल। अब आप पूछेंगे कि ये न्यू क्लासिकल क्या होता है? बेसिकली इट वाज अ फ्रेंच इन्फ्लुएंस, ओके। और अगर मैं बात करूं एलिजाबेथन लिटरेचर की तो वहां पे इटालियन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। ग्रीक एंड रोमन्स का तो था ही स्पेशली, बट वहां पे हमें इटालियन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है, ओके। तो इस एज में जो कि 1660 से ऑलमोस्ट 1798 तक चलती है, तो इसी पीरियड में आपकी अगस्टन पीरियड आता है, ओके। रेस्टोरेशन पीरियड वाज आल्सो देयर, एंड उसके बाद अगस्टन पीरियड आता है 1700 से 1745 का। उसके बाद एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसको हम ट्रांजिशनल पीरियड भी बोलते हैं, जो कि 45 से लेके 1798 तक है। देखो यहाँ पे ये जो एक तरीके से पूरा न्यू क्लासिकल जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे एंड करता है, बिकॉज यहाँ पे एक नई तरीके का लिटरेचर इंट्रोड्यूस होता है, एंड दैट इज रोमांटिक लिटरेचर। यहाँ पे लिरिकल बैलेड्स जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज के लिरिकल बैलेड्स का पब्लिकेशन होता है, और वहीं से रोमांटिक एज स्टार्ट हो जाती है, ओके। अगर मैं बात करूं इस टाइम पे डायनेस्टी कौन सी थी, तो हाउस ऑफ हैनोवर, एंड यहाँ पे सबसे पहले किंग जॉर्ज फर्स्ट आते हैं, जो कि
क्वीन एनी की सिस्टर से रिलेटेड होते हैं एंड क्वीन एनी के पास अपना खुद का कोई एयर नहीं होता. शी हैड मैनी प्रेगनेंसीज बट ऑल द चाइल्ड डाइड. ओके, और अगर मैं बात करूं इस एज को, तो एज ऑफ अलेक्जेंडर पोप की एज इसको बोलते हैं, बिकॉज अलेक्जेंडर पोप वाज द रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ दिस एज. ओके, जो भी राइटर किसी भी एज में सबसे ज्यादा फेमस होता है या फिर सबसे ज्यादा लिटरेचर लिखता है इस तरीके का कि वो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है उस पूरे पर्टिकुलर एज के ऊपर, तो हम उसको रिप्रेजेंटेटिव राइटर बोलते हैं. ओके, एंड दिस इज एज ऑफ न्यू क्लासिसिज्म एज आई मेंशन्ड अबव, और दिस इज ऑल्सो एज ऑफ रीजन. एज ऑफ रीजन इसको किस लिए बोलते हैं, क्योंकि पीपल जस्ट स्टार्टेड डिबेट काइंड ऑफ लिटरेचर एंड आर्टिकल्स, जो कि आजकल हम न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं एंड एक तरीके से सटायर, सोसाइटी पे सटायर करना, ठीक है, जो चीज़ें सही नहीं है उस पर सटायर करना. इसके बाद जो रिफॉर्मिंग एसेज थे जोसेफ एडिशन के एंड रिचर्ड स्टीले के, तो एक तरीके से पीपल जस्ट स्टार्टेड टू चेंज समथिंग विच वाज नॉट गुड. ओके, किसी भी तरीके से, तो रीजन की एज थी. और ये एज ऑफ प्रोज एंड रीजन किसने बोला है, मैथ्यू अर्नाल्ड ने. अब आप पूछेंगे मैथ्यू अर्नाल्ड कौन थे. मैथ्यू अर्नाल्ड बेसिकली एक राइटर थे, क्रिटिक थे एक. ओके, तो उन्होंने इस एज को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला है. उसके बाद दिस वाज आल्सो एज ऑफ एक्सुबरेंस, एज ऑफ स्कैंडल बिकॉज ऑफ द सटायर्स, एंड लिटरेचर ऑफ एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट बेसिकली फिलोसफी में एक मूवमेंट आया था. ओके, ऑल्सो इट इंस्पायर्ड लिटरेचर. ऑल्सो फिलोसफी में एक मूवमेंट आया था बिकॉज ऑफ there were many writers, but there was Immanuel Kant, okay, and Immanuel Kant, and there were many other German like Hegel and Goethe. ओके, और अगर मैं इस एज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो राइज ऑफ पीरियोडिकल एसेस. ओके, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन एज आई सेड अर्लियर, एसेज, मैगजीन्स, पीरियोडिकल्स, डायरीज, इसमें सैमुअल पेप्सी का नाम आता है, इसके अलावा 11 का नाम आता है. तो ग्रोथ ऑफ नॉवल बिकॉज ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ लिटरेचर, यहाँ पे हमें ग्रोथ ऑफ नॉवल भी देखने को मिलती है. इसके पीछे 2-3 रीजन है. पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों के पास टाइम कम था, पीपल यूज टू वर्क. ओके, दूसरा इस एज में जो ग्रोथ ऑफ नॉवल है उसका दूसरा रीजन ये था क्योंकि ड्रामा पे लाइसेंसिंग एक्ट लग गया था, तो जिसकी वजह से ड्रामा की पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई थी. तीसरा, पोएट्री वाज वेरी एक तरीके से पॉपुलर थी इस एज में. ओके, आगे बढ़ते हैं. अभी एज ऑफ सेंसिबिलिटी एक ट्रांजिशनल पीरियड है और इस एज को एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन भी बोलते हैं बिकॉज ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव राइटर बिकॉज ऑफ हिज इंग्लिश डिक्शनरी. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि उन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी लिखी थी एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट एंड आई विल कवर इट. ओके, तो प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म हमें इस एज में देखने को मिलते हैं. इसके अलावा ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री, तो दोनों एक ही हैं बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ओके, उसके अलावा रोमांटिक पीरियड की अगर हम बात करें जो कि 1798 से 1837 तक है. 1837 में ये क्यों आता है, बिकॉज यहाँ पे कोरोनेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया का कोरोनेशन होता है, कोरोनेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया. ओके, एंड दिस इज एज ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड ग्रोथ ऑफ रोमांटिक लिटरेचर. इसमें प्रोज हो गई, पोएट्री हो गई, ड्रामा हो गया एंड नॉवल हो गया. अब देखिए ड्रामाज वर आल्सो देयर बट ड्रामा वाज नॉट सो पॉपुलर. ये एज में नॉवल सबसे ज्यादा हाई पीक पे था. इसके अलावा एसेज इसी एज में आपको देखने को मिलते हैं चार्ल्स लैम्ब. ओके, चार्ल्स लैम्ब एंड अगर मैं नॉवल की बात करूं तो जेन ऑस्टन.
तो ऑल दीज काइंड्स ऑफ राइटर्स वर देयर। ओके, तो इस एज में आपको पोएट्री, प्रोज, ड्रामा एंड नॉवल सभी की ग्रोथ देखने को मिलती है। आपको इनको वन बाय वन अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि ड्रामा में कौन था, पोएट्री में कौन था, प्रोज में कौन था एंड नॉवल में कौन था। दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19th सेंचुरी जो कि 1837 एज आई सेड, कोरोनेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, एंड 1901 में उनकी डेथ हो जाती है और वहीं पे उनकी डेथ के साथ ही एज जो है वो एंड करती है। ओके, तो क्वीन विक्टोरिया का जो पीरियड है 1837 टू 1901, यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट राइटर थे लॉर्ड टेनिसन। ठीक है, लॉर्ड टेनिसन वॉज द रिप्रेजेंटेटिव राइटर ऑफ दिस एज एंड ही वॉज really important in the Victorian age because of his writing style, and even the Queen Victoria was very influenced, एक तरीके से impressed by him, okay, by his writings। तो अगर मैं इस एज की लिटरेचर की बात करूं कि आपको इस एज में क्या पढ़ना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको विक्टोरियन लिटरेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स समझनी है सबसे पहले तो, बिकॉज दिस वाज आल्सो एज ऑफ मोरालिटी। ठीक है, तो जो पीछे जितनी भी एजेस हमें देखने को मिली हैं उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, एंड दिस वाज अ टाइम पीरियड ऑफ फैमिली मैन। एक चीज आपको समझनी है, एक टर्म यूज किया जाता है टाइम पीरियड ऑफ फैमिली मैन, क्योंकि ये लोग किसी भी एक्सट्रीम में ना नहीं गए, चाहे वो न्यू क्लासिकल लिटरेचर हो गया या फिर रोमांटिक लिटरेचर हो गया, ना लॉजिक में ना इमेजिनेशन में, वो किसी भी तरीके से किसी भी एक्सट्रीम में नहीं गए। तो दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ अ फैमिली मैन, टाइम पीरियड ऑफ फैमिली मैन। ओके, और इस एज में आपको लिटरेचर में प्रोज, पोएट्री, ड्रामा, नॉवल सभी देखने को मिलता है। स्पेशली दिस एज वाज रियली फेमस फॉर विक्टोरियन नॉवेल्स। अगर मैं मूवमेंट्स की बात करूं तो प्री रेफेलाइट पोएट्री एंड नॉटी 90s, ये दो मूवमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये पोएट्री में मूवमेंट आया था एंड दिस वाज इसमें ऑस्कर वाइल्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो ये दोनों राइटर्स और ये मूवमेंट आपको पढ़ने हैं अच्छी तरीके से, इन पे पर्टिकुलरली क्वेश्चन आता है। यूनिट 4, इसमें आपको क्या समझना है, ये एज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है पढ़ने के लिए, बिकॉज हुआ क्या था इस टाइम पीरियड में जितने भी राइटर्स थे दे जस्ट स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। ओके, इसी वजह से इसको एज ऑफ एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। एंड इसी एज में आपको देखने को मिलता है एवेंट गार्ड मूवमेंट, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने जितनी भी तरीके का पहले ट्रेडिशनल लिटरेचर था, ये जो जो रूल्स फॉलो करने थे वो तो करते थे, बट एट द सेम टाइम दे जस्ट स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग और नए तरीके का लिटरेचर लाने की वो कोशिश करते थे, जो कि इसके पहले हमें देखने को नहीं मिलता है। ओके, अगर डायनेस्टी की बात करें तो यहाँ पे साक्सोवा गोथा एंड द विंडसर डायनेस्टी हमें देखने को मिलती है, जिसमें आपके किंग एडवर्ड 7 एंड किंग जॉर्ज 5, उसके अलावा किंग एडवर्ड 8, ये लोग हैं। ठीक है, और अगर मैं इस एज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रखना है जॉर्जियन पोएट्री का रेफरेंस लेते हुए आपको इमेजिज्म को समझना है। इमेजिज्म इज अ मूवमेंट, ठीक है, ये लिटरेचर में आया था। इसके अलावा सिंबॉलिज्म ऑल्सो एंड मूवमेंट पोएट्री, ये एक ग्रुप था राइटर्स का, एक तरीके से जो लिखा करते थे एक ही तरीके का मूवमेंट पोएट्री। ये बेसिकली कोई मूवमेंट वैसे नहीं है, ये नाम है पूरा, ठीक है, मूवमेंट पोएट्री। इसके अलावा 20th सेंचुरी का जो नॉवल है, 20th सेंचुरी का जो ड्रामा है, प्रॉब्लम प्ले आपको इसमें देखने को मिलता है। एंड अगर हम मॉडर्न एज के बाद जब हम पोस्ट मॉडर्न एज पे आते हैं, इसको हम कंटेम्प्रेरी पीरियड भी बोल सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट मॉडर्न एज को हम कोई वैसे इसके बाद कोई नाम नहीं देते हैं, ठीक है, तो हम इसको टुडे बोलते हैं, अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, इसका कोई एंड पॉइंट अभी नहीं हमें देखने को मिला है, क्योंकि इस एज के बाद द पोस्ट मॉडर्न एज एंड द कंटेम्प्रेरी पीरियड, कंटेम्प्रेरी का मतलब ही ये होता है कि वो अभी चल रहा है, ठीक है, तो इसके बाद कोई नाम नहीं आया है। सो इट इज कॉल्ड टुडे, जो भी ऑनवर्ड्स चल रहा है। तो अगर इस एज में मैं बात करूं तो थिएटर ऑफ द एब्जर्ड, एंड अगर स्पेशली बात करूं तो ये सारे मूवमेंट्स स्टार्ट हुए थे 1950s के टाइम पे। इसके अलावा किचन सिंक ड्रामा, एक्सप्रेशनिज्म,
इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट, एंड एपिक थिएटर जो कि ड्रामा में मूवमेंट आया था। ग्रोथ ऑफ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे भी लोग इंग्लिश में लिखना स्टार्ट किए थे, तो वो इंग्लिश लिटरेचर जो है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर या फिर वर्ल्ड लिटरेचर की कैटेगरी में आता है, तो उसकी ग्रोथ। ओके, इसके पहले हमें ज्यादातर देखने को मिलता है कि इंग्लिश लिटरेचर ज्यादातर ब्रिटिश लिटरेचर ग्रो किया है, फिर या फिर अमेरिकन लिटरेचर, बट इस टाइम पे पोस्ट मॉडर्न एज में वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में इंग्लिश लिटरेचर अच्छे से ग्रो करता है, एंड वो सब वर्ल्ड लिटरेचर के अंतर्गत आता है। ओके, तो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड वर्ल्ड लिटरेचर जो है एक तरीके से वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। अगेन फेमिनिज्म यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, जो कि 1960s के टाइम पे आता है, और मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ वे ऑफ राइटिंग, तो हमें ये दोनों यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, सो दिस वाज योर सिलेबस। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, किंग एडवर्ड 8 के बाद जॉर्ज 6 आते हैं, एंड क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जिनकी अभी 2022 में ही लास्ट ईयर डेथ हुई है। उनके बाद किंग चार्ल्स थर्ड आते हैं। चार्ल्स फर्स्ट हमने किस एज में देखा था? कैरोलाइन एज में। ओके, चार्ल्स फर्स्ट कैरोलाइन एज में था। उसके बाद चार्ल्स सेकेंड हमने कहाँ पे देखा था? रेस्टोरेशन एज में। ओके, एंड चार्ल्स थर्ड जो हैं वो 2022 से भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको मिल सकती है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। इसके अलावा क्लास ज्वाइन करनी है तो भी आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा सारे ही जितने भी टॉपिक हैं सब पे पर्टिकुलर डिटेल्ड वीडियोस आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड keep studying and keep watching this channel.